चलिए फास्ट as possible. A gas is suddenly compressed to 1/4 of its original volume. Calculate the rise in temperature. Calculate the rise in temperature. The original temperature being 27 degrees Celsius and gamma equals to 1.5. देखो भाई सिंपल सी बात है, इसने क्या बोला है, गैस कंप्रेस हुई है, फाइनल टेम्परेचर इज 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल टेम्परेचर, है ना, और इनिशियल टेम्परेचर जो है आपका 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300 केल्विन है। आपको T2 माइनस T1 कैलकुलेट करना है। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो भाई, और साथ ही साथ गैमा इक्वल्स टू 1.5 दिया है। अब मेरे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम का रिलेशन है, टेम्परेचर की वैल्यू है, और अगला टेम्परेचर मुझसे पूछा गया है। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन लूँगा या इक्वेशन ऑफ स्टेट लूँगा एडियाबैटिक प्रोसेस में, है ना। एडियाबैटिक प्रोसेस में मेरे पास प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन है, प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन है। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या होता है, तो भैया देखो, सिंस T v⁻⁻1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, है ना, टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन ऐसा है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ T1 v1⁻⁻1 इज इक्वल्स टू T2 v2⁻⁻1। सही है। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, पहले तो T2 निकालना है, तब जाके T2 माइनस T1 करूंगा। तो T2 इज इक्वल्स टू हाउ मच, T1 v1/v2⁻⁻1। तो मैं यहां लिखूंगा देयरफॉर T2 इज इक्वल्स टू T1 v1/v2। तो v1/v2 कितना आएगा भैया, 4 आएगा ना, 4⁻⁻1। T1 इज इक्वल्स टू, या चलो वैल्यूज डाल दो अब। तो T1 कितना बेटा, 300 केल्विन, 4 गैमा कितना है 1.5 यानी कि 3/2 -1। अच्छा ठीक, 3/2 -1 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 3/2 -1 1/2 हो जाएगा, यानी कि सिंपली आपको उसका स्क्वायर रूट लेना है, जो कि कितना होता है 2। तो कितना हो जाएगा 600 केल्विन। तो मैं बोलूँगा ठीक है, डेल्टा टी कितना हो जाएगा फिर, T2 माइनस T1 यानी कि 600 केल्विन माइनस 300 केल्विन यानी कि 300 केल्विन, है ना। फिर वो डिग्री सेल्सियस में निकालना है, तो फिर माइनस करके निकालो, 273 माइनस करके, नहीं रे, हाँ वो सेम है बराबर 300 केल्विन। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट, थ्री 300 केल्विन भी बोल सकते हैं आप, या 300 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं। और वो क्यों याद होगा, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर केल्विन स्केल में और सेल्सियस स्केल में कैसे होता है, सेम होता है। नेक्स्ट, इनिशियल, जिसको बात करना है ना वो सीधा बाहर जाए, टाइम पास ना करें यहाँ पे। इनिशियल प्रेशर ऑफ अ गैस is 5 × 10⁵ Newton per meter square under an adiabatic process. Its volume becomes
1/9 of its initial volume, full stop. What is the pressure of the gas in this situation? गैस का प्रेशर क्या है इस सिचुएशन में? गैमा की वैल्यू 3/2। गैमा की वैल्यू 3/2। इनिशियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज 5 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो P1 इज इक्वल टू 5 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एडियाबैटिक इट्स वॉल्यूम बिकम्स, वॉल्यूम जो है V2 है 1/9 टाइम्स ऑफ V1। ठीक है, इट्स व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द गैस इन दिस सिचुएशन, मतलब P2 निकालना है आपको। ये तो बहुत आसान है, गैमा इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, हम लोग कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे? PV गैमा इक्वल्स टू कांस्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन ऑफ स्टेट ये है ना, PV गैमा, ये कांस्टेंट होता तो भाई ठीक है। देयरफॉर P2, जब मैं बोलूँगा ओके P1 V1 गैमा इज इक्वल्स टू P2 V2 गैमा। अब निकालना क्या है? P2 P1 V1 V2 रेज़ टू पावर गैमा। देखो P2 इज इक्वल्स टू P1 कितना बेटा? 5 × 10⁵ V1 V2 कितना आ रहा? V1 V2 9 आ रहा, 9 रेज़ टू पावर गैमा। गैमा मतलब कितना हो रहा हो? 3/2 है ना। अच्छा, 3/2 का मतलब क्या हुआ? पहले इसका क्यूब लो, बाद में स्क्वायर रूट ले लो, या फिर उसका पहले स्क्वायर रूट ले लो, बाद में उसका क्यूब ले लो। तो पहले स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा? 3, और उसका क्यूब करेंगे तो 27। तो 27 5 × 27 × 10⁵। ज़रा बताएंगे आप क्या आएगा वो? 7 5 ज़ा 35 का 5 कैरी 3 5 2 ज़ा 10, तो ये हो जाएगा 135 × 10⁵ पास्कल्स। 135 × 10⁵ पास्कल्स। ठीक है, नेक्स्ट एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस at 300 Kelvin expands adiabatically to twice its volume. What is the final temperature? What is the final temperature? चलिए, मोनोएटॉमिक गैस एट 300 केल्विन। तो पहले इसका टेम्परेचर कितना दिया गया था? 300 केल्विन। ठीक है, और ट्वाइस इट्स वॉल्यूम, वो एक्सपांड हो गया, यानी V2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ V1। तो फाइनल टेम्परेचर पूछा गया है, V2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलो निकालो, तो आप निकालो तो इसका आंसर क्या आएगा? सेम फॉर्मूले से निकालना है, PV गैमा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। करो, गैमा की वैल्यू नहीं दी है ना, मोनोएटॉमिक बोल दिया उसने। मोनोएटॉमिक बोल तो कितना आएगा? 5/3 है ना, 5/3। हाँ, क्यूब रूट में लेने में मुश्किल दिक्कत जा सकती है कि क्यूब रूट ऑफ 2 वो अपने को नहीं मालूम, 1/2 है ऊपर से। ये लॉग बुक से ही निकालना पड़ेगा, ये हम निकालेंगे तो। देखो T2 V2 गैमा -1 नहीं, गैमा -1 है ना, वो हो जाएगा T1 V1
गैमा माइनस वन। तो फिर ये हो जाएगा T2 इज इक्वल्स टू T1 V1 अपॉन V2 गैमा माइनस वन। Therefore T2 is equals to T1 that is 300 Kelvin, V1 अपॉन V2 ये हो जाएगा 1/2 गैमा माइनस वन। गैमा कितना है 5/3, 5/3 माइनस वन, ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 2/3। तो therefore T2 is equals to 300 1/2 उसका 2/3 यानी 0.5 का। अब मुझे ये सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। लेट x इज इक्वल्स टू 0.5 रेज टू पावर 2/3 log x इज इक्वल्स टू 2/3 log ऑफ 0.5। ठीक है, अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं? आप डेसिमल से पहले देखो कितने कौन सा है, तो बोले ज़ीरो आ गया इस बार, तो है ना, डेसिमल से पहले ज़ीरो आया। अगर डेसिमल से पहले ज़ीरो आ रहा तो अब उसका कैरेक्टरिस्टिक निकालने का तरीका बदल जाता है। बोले कैसे? अब डेसिमल के फ़ौरन बाद देखना पड़ता, डेसिमल के फ़ौरन बाद, डेसिमल के एग्जैक्ट बाद में यहाँ कितने ज़ीरो है, कितना ज़ीरो बताओ तो भाई, एक भी नहीं है ना, ज़ीरो ज़ीरो बोल सकते ना। पिछली बार माइनस किए थे ना, इस बार प्लस करना, पिछली बार माइनस किए थे उस बार प्लस करेंगे। तो भाई ठीक है, अब ये आपका प्लस करो तो प्लस प्लस करेंगे, 0 + 1 ये हो जाएगा बार 1। ठीक है, फिर बार 1 पॉइंट, बार 1 पॉइंट, फिर उसके बाद ये आपको इसका मैंटीसा निकालना पड़ेगा। तो मैंटीसा कैसे निकालेंगे? 50 का 0 में देखता, देखो 50 का 0 में कितना है मैंटीसा, 6990 50 का 0 में ना, ठीक है 6990। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? 2 से इसको मल्टीप्लाई करके, है ना, बाद में इसका आप क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, फिर एक आंसर आएगा, फिर एंटी लॉग निकालेंगे, फिर उसके बाद आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं डायरेक्ट थोड़ा सा T2 की वैल्यू बता देता हूँ, वक्त कम है अपने पास। तो T2 की डायरेक्ट जो वैल्यू आएगी, इट विल बी 189 केल्विन, 189 केल्विन। ठीक है, ये तुमको ऐसे क्वेश्चन से बोर्ड में आएंगे, नीट में नहीं, नीट में ऐसे आएंगे जिसमें लॉग बुक की ज़रूरत नहीं पड़े, आसान वाले, जैसे इससे पहला वाला ये 2 वाला था, है ना, तुमको भर भर के ऐसे प्रॉब्लम मिलेंगे, 3 वाले 2 वाले ऐसे इजी मिलेंगे आपको। ये वाला जो था तो ऐसे प्रॉब्लम्स मिलेंगे नीट के लिए, बोर्ड में आएंगे। ऐसा आया तो भाई लॉग बुक की ज़रूरत पड़ी तो मतलब सिर्फ बोर्ड के अंदर पड़ेंगे। और जहाँ तक मुझे भी लगता है कि न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस थोड़े से कम है इसके, थ्योरी पे ज़्यादा फोकस है इसका, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स का, और इसके MCQs, इसके थ्योरी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो न्यूमेरिकल्स पे थोड़ा सा फोकस कम रहता है इसका, बट फिर भी मेथड याद रखो। इधर का हो गया, एक वैल्यूएशन के लिए एक बंदा आया था, याद है ना उन्हें शाम में जो बोला था, तो शाम में बच्चे थे उनको मालूम था, वैल्यूएशन के एक लड़का आया था, बोला था शाम में, यूके का है वो, हाँ यूके का है, 11th-12th करने के लिए आया, फिज़िक्स में 85 है, ओवरऑल उसका परसेंटेज 89 है ना। उसको कुछ बोला, उसका ये है कि 15 मार्क मेरे गए कहाँ, ज़बरदस्ती खोज के निकालो बोले 15 मार्क। और फिर मैं पूछा भाई उसको क्या, तो उसको लॉग बुक नहीं मालूम क्या चीज़ है। उसने एक एंगल ऑफ बैंकिंग निकालना था एक जगह, तो साइन इनवर्स ऑफ 0.35 ऐसा कुछ लिख कर रख दिया। मैं तुम्हारे मार्क्स इसलिए कटे क्योंकि तुमने इसमें आगे फर्दर एंगल नहीं निकाले। बोले हो तो कैसा, साइन इनवर्स ऑफ 0 पॉइंट डाला, तो मतलब उसका लॉग बुक का यूज़ करके बाद निकालना था तुमने एंगल। लॉग बुक क्या होती कोई चीज़ तो ये नहीं मालूम लॉग बुक क्या होता। हाँ तो आधे मार्क कटे उसके उसमें, हाँ तो वही ना, उसको आधे मार्क क्या करना, कभी भी ऐसा देखो
अब आप सिंपली ऐसा आया, कम से कम आप जैसे लॉगबुक का यूज़ पढ़ रहा, तो फाइनली कम से कम जो आखिरी का जो तुम्हारा निकाल सकते तुम वहाँ तक तो भी छोड़ो। आखिरी फाइनल आंसर तुमको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम की कमी है, अगर मैं तब की बात कर रहा है, टाइम की कमी है तो उसको वहीं आंसर छोड़ दो, आधा एक मार्क कटेंगे, मुश्किल से आधा मार्क कटता है अगर तुम्हारा वैल्यू सही डाला हुआ है, कैलकुलेशन सही डाला हुआ है। सिर्फ लास्ट के आंसर में जो तुम लोग थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कि भाई लॉगबुक यूज़ करके सॉल्व करना है, टाइम कम है, तो उसको छोड़ दिए तो चल जाता है अप्रॉक्सीमेशन में। चलिए आगे। अच्छा वर्क डन पूछा है ना इसने। क्वेश्चन नंबर 10 एज एन होमवर्क ले लो। क्वेश्चन नंबर 10 एज एन होमवर्क, क्योंकि वो आसान है, पहले जैसे ही है। ओके, उसमें फिर से वो इनिशियल प्रेशर, जैसे यहाँ प्रेशर निकाल रहे पीवी गैमा का फॉर्मूला लेकर आपको इनिशियल प्रेशर निकालना है, और हाउ मच वर्क इज़ डन बाय द गैस इन दिस प्रोसेस, और फिर बाद में आपको वर्क डन निकालना है। वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या है, P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गैमा माइनस 1। तो आपको P1 की वैल्यू मिल जाएगी, P2V2 माइनस P1V1 करके अपन गैमा माइनस 1 करके वर्क डन निकाल लेना। मैं बस फॉर्मूला लिख कर दे देता। 10th वाला आपका क्या रहेगा, P1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन V1 रेज टू पावर गैमा, ये फॉर्मूला लगेगा। पहले आपको इससे प्रेशर निकालना पड़ेगा, फिर वर्क डन निकालने के लिए आपको लगेगा P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गैमा माइनस 1। ये फॉर्मूले से आपको वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो कल ये सभी लोग करके लाएंगे, एज एन होमवर्क है, ये कुछ खास नहीं है, बहुत इजी है। मैं सेम टाइप के जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आपको होमवर्क दे दे रहा हूँ। अब अगला जो है, मोनो एटॉमिक गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली टू अप 8/27 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। तो अगर आपने देखा हो 11th वाला, तो V2 जो है दिया हुआ है आपका कि V1 अपॉन 8/27 है, या 8/27 टाइम्स ऑफ V1 है, 8/27 टाइम्स ऑफ V1 है। और आपको इसमें इंक्रीज इन टेम्परेचर पूछा गया है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो फिर से यही फॉर्मूला लगेगा, है ना, TV गैमा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, सेम तरीका है ना। खास बात यही पूछा आएगा, इसमें गैमा की वैल्यू कितनी दी गई है, मोनोएटॉमिक बोला ना, तो फिर से ये 2/3 आएगा। बल्कि आप इजीली अब भी कैलकुलेट कर सकते हैं ये V2 को, क्या है वो V2 निकालना है, चेंज इन टेम्परेचर निकालना है, तो T2 इज इक्वल्स टू T1, और ये आएगा अपन V1 अपॉन V2 कितना, 8/27, V1 अपॉन V2 आ रहा है कि V2 अपॉन V1 आ रहा है, V1 अपॉन V2 ना, तो 27/8 रेज टू पावर 2/3। तो पहले इसका क्यूब रूट ले लो, तो T1 3/2, फिर उसका बाद उसका स्क्वायर ले लो, 9/4 मल्टीप्लाई बाय T1। देख लो रे भाई, ये इस तरह से कैलकुलेट करना है, T1 की वैल्यू डाल के करो, सॉल्व हो जाएगा आंसर आपका। फिर T1 आएगा, फिर T2 जो भी है T2 आएगा, फिर T2 माइनस T1 करके आप चेंज इन टेम्परेचर निकालेंगे। सेम है, तीसरी बार सेम तरीके का आ रहा है, तो मैं आपको दे रहा हूँ खुद सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो 11th वाला भी आप एज एन होमवर्क लेंगे, और मैं 101% इंशाल्लाह मैं कल ये होमवर्क चेक करूँगा। अगला है, ठीक है, ये थोड़ा सा टेम्परेचर और प्रेशर वाला है, चलो ले लेते हैं ये। ट्वेल्थ वाला, टेन और 11 मैंने आपको होमवर्क दिया है, याद रखें। वो उधर का कर ली कॉपी आपने, कैकाशा, कुछ इंपॉर्टेंट बात मेरे से पूछो, मैं यहां पढ़ा रहा। चलिए नेक्स्ट, 12th नंबर का प्रॉब्लम। फोर मोल्स of oxygen being initially at temperature 300 Kelvin is adiabatically compressed so that pressure
becomes 128 P0. P0 is initial pressure. Full stop. Find number 1, the gas temperature after compression or work done that has been performed on the gas. ठीक है. 4 moles of oxygen. Number of moles 4 moles. Initially at temperature 300 Kelvin. Adiabatically compressed so that pressure becomes 128 P0. Initial pressure P0 है और final pressure 128 times of P0 है. और उसने आपसे पूछा है, सबसे पहले टेम्परेचर पूछ लिया उसने, बाद में प्रेशर पूछ लिया, वर्क डन पूछ लिया. चलो पहले टेम्परेचर पे फोकस करते हैं. अब देखो यहाँ प्रेशर और टेम्परेचर दिया हुआ है ना. प्रेशर दिया है 2, प्रेशर दिया हुआ है, एक टेम्परेचर दिया है, दूसरा टेम्परेचर पूछा है. तो मुझे प्रेशर और टेम्परेचर का इक्वेशन चाहिए एडियाबैटिक प्रोसेस में. कौन बताएगा क्या है उसका इक्वेशन ऑफ स्टेट? प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर. हाँ, P रेज टू पावर 1 माइनस गैमा T रेज टू पावर गैमा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. ये हमारा प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन है. अब P रेज टू पावर 1 माइनस गैमा, यानी कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि भैया P1 1 माइनस गैमा T1 गैमा इज इक्वल्स टू P2 1 माइनस गैमा T2 गैमा. अब भैया यहाँ पर T2 क्या आएगा, या T2 अपॉन T1 रेज टू पावर गैमा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T2 अपॉन T1 ना, तो P1 अपॉन P2 रेज टू पावर 1 माइनस गैमा. अब ठीक है, इसका गैमा रूट ले लो, जैसे स्क्वायर रहा तो स्क्वायर रूट ले लेते ना. तो मेरे को यहाँ से हटाना है क्योंकि T2 अकेला चाहिए, उसका पावर थोड़ी चाहिए मुझे कुछ, तो गैमा रूट ले लो. तो T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P2 1 माइनस गैमा अपॉन गैमा. तो मैं यहाँ लिखूंगा देयरफॉर T2 इज इक्वल्स टू T1 P1 अपॉन P2 1 माइनस गैमा अपॉन गैमा. तो 1 माइनस गैमा, या गैमा कितना है भाई, कुछ बोलो क्या, मोनो एटॉमिक डायटॉमिक कुछ बोला क्या उसने? डायटॉमिक बोला क्या? अच्छा ऑक्सीजन बोल दिया ना, हाँ बराबर, डायटॉमिक. फिर डायटॉमिक के लिए गैमा कितना होता, 7/5. तो 7/5 या बने 1 माइनस 7/5 अपॉन 7/5. तो देखो भाई कितना हो रहा हो. तो भाई 1 माइनस 7/5 5 माइनस 2/5. तो P1 अपॉन P2 माइनस 2/5 अपॉन 7/5. 5 कैंसल. अरे पागल है क्या तेरे, 7th रूट लेंगे हम. P1 अपॉन P2 है ना, माइनस 2/7. T2 इज इक्वल्स टू T1 P2 अपॉन P1 P2 माइनस प्लस 2/7. ठीक है, प्लस 2/7. T2 इज इक्वल्स टू T1 P2 अपॉन P1 कितना होगा, 128. मेरे को ऐसा लग रहा है शायद से ये 2 का है. 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करने पे 128 होता है. देखो तो 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करो, है ना भाई. तो बोला ऐसा इतना डेंजर क्या को दे सकता हो. तो 128 का 7th रूट 2 होता, और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर 4. तो मैं लिखूंगा T2 इज इक्वल टू T1 मल्टीप्लाई बाय 4. और T1 कितना है अपना, इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन. तो वो कितना हो जाएगा भैया, 1200 केल्विन. इंक्रीज इन टेम्परेचर पूछा गया कि नहीं, टेम्परेचर पूछा, बस आया समझ में. तो ये हमारा आ गया.
1200 केल्विन। ये इधर वाला हो गया ना, चलो ठीक है। तो भैया ये हो गया 1200 केल्विन। अब रही बात वर्क डन निकालने की, एक तो है P1 V1 माइनस P2 V2 अपन गैमा माइनस 1, एक ये फॉर्मूला है। अब P1 V1 मेरे पास प्रेशर वॉल्यूम है क्या, नहीं है, तो बोले मैं क्या करूँगा फिर, प्रेशर वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकता, म्यू आर T1 म्यू आर T2, यानी कि म्यू आर कॉमन T1 माइनस T2 अपन गैमा माइनस 1। ये समझा क्या बेटा, PV इक्वल्स टू म्यू आर टी होता है। मेरे पास प्रेशर और वॉल्यूम का कोई डेटा नहीं है, मगर मेरे पास टेम्परेचर का डेटा जरूर है, तो मैं क्या करूँगा, PV की जगह म्यू आर टी लिख दूंगा। तो P1 V1 की जगह म्यू आर T1, P2 V2 की जगह म्यू आर T2, म्यू आर को निकालो कॉमन T1 माइनस T2। अच्छा ठीक है, चलो भाई मान लिया। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू म्यू क्या है भैया, 4 मोल्स 8.3। ओके ठीक है, टेम्परेचर में डिफरेंस 1200, पहले कितना था 300, कितना हो जाएगा 800। गैमा माइनस 1, गैमा माइनस 1, गैमा कितना है, गैमा कितना है 7/5, 7/5 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 2/5, यानी 5 चले जाएगा ऊपर, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 8.3 मल्टीप्लाई बाय 900 अपॉन 2, 2/5 आएगा ना, 5 चले जाएगा ऊपर। अब देखो यहाँ से 2 1 2 2 2 5 10, करो मल्टीप्लाई, वर्क डन देखो कितना आता, ये आना चाहिए -7। पहले टेम्परेचर कितना है, ये माइनस में आएगा ना भैया, ये आंसर माइनस में रहेगा, तो ये रहेगा -74700 जूल। दिस विल बी द आंसर, -74700 जूल। प्रॉब्लम नंबर 13 आपके लिए होमवर्क, वंस अगेन सेम, वहाँ पर टेम्परेचर और वॉल्यूम दिया हुआ है और आपको टेम्परेचर फिर से पूछा हुआ है सेकंड कंडीशन में, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है, तो म्यू CV डेल्टा T से चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकल जाता, और वर्क डन पूछा हुआ है। अब कितने होंगे होमवर्क, 3, कौन कौन सा, 10 11 और 13, 10 11 ही था ना, 10 11 13, ये होमवर्क आपके लिए। नेक्स्ट, बस आंसर लिख लेना मेरे से, लास्ट में को मैं आपको आंसर्स बता दूंगा, आपके आंसर वही आना चाहिए। मुझे लगता है ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, पुराने वाले टॉपिक से रिलेटेड है। व्हाट इज द हीट input needed to raise the temperature of 2 moles of helium gas from 0 degree Celsius to 100 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दूसरा एट कांस्टेंट प्रेशर, तीसरा व्हाट इज द वर्क डन इन पार्ट सेकंड पार्ट में वर्क डन कितना रहेगा वो पता लगा। आसान है ये, इसका है पूरा, पुराने टॉपिक से रिलेटेड है, हीट इंटरनल एनर्जी और लॉज ऑफ उससे रिलेटेड है। व्हाट इज द हीट इनपुट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 मोल्स ऑफ गैस। टू मोल्स ऑफ गैस, हीलियम गैस है, टेम्परेचर कितना बढ़ा 100 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है। आपको क्या निकालना है, हीट इनपुट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, और आपको निकालना है व्हाट इज द वर्क डन इन दिस पार्ट, वर्क डन इन कांस्टेंट प्रेशर। सेकंड पार्ट में निकालना है ना आपको,
यानी जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा ये, तो ठीक है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है खास तौर से। यहाँ पर इतना है कि वो सेकंड वाला आइसोबारिक प्रोसेस है, वो ये थर्ड वाला सॉरी, वर्क डन ड्यू टू आइसोबारिक प्रोसेस आपको निकालना है। चलो करो। डेल्टा क्यू म्यू सी वी डेल्टा टी, ये म्यू सी पी डेल्टा टी आएगा, है ना, ये म्यू सी वी डेल्टा टी, ये म्यू सी पी डेल्टा टी। करो। मुझे बोर्ड साफ चाहिए क्योंकि आपको बताने के लिए सॉल्यूशन इसका हो गया। क्या लिखना आपका सॉल्यूशन? किसी का बाकी है क्या सॉल्यूशन? सबका हो गया? चलो अच्छी बात है। देखो डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सबसे पहला वो तो क्या है, म्यू सी वी डेल्टा टी हो जाएगा। तो म्यू कितना दिया हुआ बेटा? नंबर ऑफ मोल्स 2। अच्छा ठीक है, कौन सा है? मोनो एटॉमिक डायटॉमिक है ना। तो डायटॉमिक हेलियम नहीं, हेलियम तो मोनो एटॉमिक होता है ना, हेलियम मोनो एटॉमिक है। और मोनो एटॉमिक के लिए क्या होता है? सी वी की वैल्यू 3/2 टाइम्स ऑफ आर, 3/2 टाइम्स ऑफ आर। और डेल्टा टी कितना है? 100। 2 गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 8.314 मल्टीप्लाई बाय 100। देखो कितना आ रहा, 2.49 किलो जूल, 2.49 किलो जूल आएगा इसका डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, अब ऐसा है दूसरा, डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या हो जाएगा? म्यू सी पी डेल्टा टी। ये क्या हो जाएगा? म्यू कितना है आपका अगेन 2, सी पी कितना है 5/2 टाइम्स ऑफ आर, और डेल्टा टी कितना है 100। तो 5 इंटू 8.314 मल्टीप्लाई बाय 100 करो। क्या हो गया भाई? हाँ हुआ? कितना रहा? 166, 4.157 किलो जूल, 4.157 किलो जूल, ये आएगा आंसर डेल्टा क्यू। और आपको क्या करना है इस बार? वर्क डन निकालना है अगले इसमें एट कांस्टेंट प्रेशर। तो वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर निकालने के लिए हीट सप्लाइड एट द कांस्टेंट प्रेशर
जो कि 4.157 किलो जूल है, फिर माइनस डेल्टा यू। अब डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी, कौन बताएगा डेल्टा यू की वैल्यू क्या रहेंगी? क्वेश्चन में तो दिया हुआ नहीं है, लॉजिक लगाओ और पहचानो डेल्टा यू की वैल्यू क्या रहेगी। हाँ सोहम बोल। क्यूपी, फिर से बोलो आप। क्यूपी, आप पूरा वर्कडन की वैल्यू बोल रहे क्या? मैं डेल्टा यू की नहीं, थोड़ा लॉजिक का इस्तेमाल करो। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू है ना? अच्छा, अगर मान लो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहा तो वर्कडन कितना हो जाता? 0 हो जाता। तो डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू, है ना? वैसे तो ये इंटरनल एनर्जी को तो वॉल्यूम प्रेशर से क्या कांस्टेंट उससे लेना देना नहीं है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू किसके बराबर होगा फिर? डेल्टा क्यू वी। कब? जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। ये जो हीट सप्लाइड आपने निकाले कब का निकाले? जब वॉल्यूम कांस्टेंट था। ये किसके बराबर होगा फिर? चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर। तो मैं यहां लिख सकता हूं, यहां पे डेल्टा क्यू पी माइनस डेल्टा क्यू बी, सिंस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब दोनों को माइनस कर डालो, बताओ कितना किलो जूल हो रहा? माइनस करो दोनों को। 1.66 किलो जूल आना चाहिए आंसर। 1.66 किलो जूल। Find the ratio of delta Q upon delta U and delta Q upon delta W in an isobaric process। अब आइसोबारिक प्रोसेस मतलब यहाँ पर प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। फुल स्टॉप। द रेशियो ऑफ molar heat capacities Cp upon Cv equals to gamma। ठीक है। अच्छा, सिर्फ गैमा के फॉर्म में निकालना है, इसमें कोई वैल्यू डालना नहीं है, क्योंकि ना ही नाम मेंशन्ड है ना ही गैमा की वैल्यू मेंशन है। एटलीस्ट मोनो एटॉमिक डायटॉमिक गैस बोला होता या किसी गैस का नाम दिया होता तो मैं गैमा की कोई ना कोई वैल्यू रख दिया होता, है ना? या कोई गैमा के अलग से क्वेश्चन में वैल्यू दी होती। तो इसका मतलब जो भी आंसर आएगा सिर्फ गैमा के फॉर्म में आएगा। तो पहला तो क्या निकालना है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा यू। देखो, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा यू कब का निकालना है? जब आपका आइसोबारिक प्रोसेस हो। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है? प्रेशर। मतलब डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर निकालना है। सर यू का क्या? अरे यू को कोई लेना देना नहीं, प्रेशर कांस्टेंट हो, वॉल्यूम कांस्टेंट, अपने मस्त मामला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? म्यू सी पी डेल्टा टी, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। डेल्टा यू तो भैया जन्मजात म्यू सी वी डेल्टा टी है, वो है कि नहीं? तो म्यू म्यू क्या, डेल्टा टी गया, सी पी अपॉन सी वी बच गया। फिर मैं बोला अरे सी पी अपॉन सी वी, ये तो देखा जैसा लग रहा है, ये तो बोले गैमा होता। तो पहले वाले का आंसर तो आ गया गैमा। ठीक है, फिर नेक्स्ट दूसरा क्या आएगा आपका? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा डब्ल्यू ये क्या होगा? और ये भी शायद से आइसोबारिक प्रोसेस का ही ना। ठीक है, सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, वर्क डन क्या होगा वो लिखूंगा। बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगेन कहाँ गए रहे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये डेल्टा क्यू डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू है। तो डब्ल्यू की जगह क्या डाल सकते हैं आप? डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। तो डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू डाल सकता मैं। हाँ जी भाई, बिल्कुल सही है, डेल्टा डब्ल्यू। हाँ, अब डेल्टा क्यू क्या है भैया? यहाँ पे
या फिर सॉरी डेल्टा यू, हाँ डेल्टा यू। अब डेल्टा क्यू क्या है भैया आपका यहाँ पर एट कांस्टेंट प्रेशर है, तो भैया ये कांस्टेंट प्रेशर है तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू सी पी डेल्टा टी। इसका भी क्या बनेगा, म्यू सी पी डेल्टा टी, और डेल्टा यू का क्या बनेगा, म्यू सी वी डेल्टा टी। अब म्यू डेल्टा टी कॉमन निकल के कैंसिल हो जाता, बचेगा क्या फिर, सी पी अपॉन सी पी माइनस सी वी। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करता कि मैं सी पी के जगह गैमा इंटू सी वी डाल देता, गैमा इंटू सी वी, तो गैमा इंटू सी वी अपॉन गैमा इंटू सी वी माइनस सी वी। सी वी कॉमन निकाल के कैंसिल करो तो क्या बचा, गैमा अपॉन गैमा माइनस 1। आया समझ में? तो ये था आपका, ये एमसीक्यूज में आ सके ऐसा क्वेश्चन है ये। चलो अब आखिरी, बातें नहीं। सपोज 1.0 ग्राम of water vaporizes isobarically at atmospheric pressure, at atmospheric pressure, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल्स। इट्स वॉल्यूम इन लिक्विड स्टेट is 1.0 सेंटीमीटर क्यूब। ये पुराना वाला हो गया ना, 1.0 सेंटीमीटर क्यूब, एंड इट्स वॉल्यूम इन द वेपर स्टेट, मतलब फाइनल वॉल्यूम कह सकते हैं इसको, वेपर स्टेट इज 1671 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द वर्क डन इन द expansion and the change in the internal energy of the system. Ignore any heat transfer of the steam and the surrounding air. First off, take latent heat of vaporization. Take latent heat of vaporization LV equals to 2.26 into 10 raised to power 6 joule per kilogram. ठीक है भाई,
मास की वैल्यू 1.0 ग्राम, तो 10⁻³ किलोग्राम। आइसोपैरिकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है जो कि कितना है 1.01 × 10⁵ पास्कल्स। इट्स वॉल्यूम इज इन लिक्विड स्टेट इज 1.0 सेंटीमीटर क्यूब, यानी पहले जो उसका वॉल्यूम था वो 1 सेंटीमीटर क्यूब था, यानी 1 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। बाद में जो भाप बन गया वो वेपर बन गया ना, और उसका वॉल्यूम कितना हो गया 1671 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1671 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। अच्छा ठीक है, इसने बोला भाई क्या क्या पता लगाओ, फाइंड द वर्क डन इन द एक्सपांशन, वर्क पता लगाओ, एंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू पता लगाओ। ठीक है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आपको दिया है 2.26 × 10⁻6 जूल पर किलोग्राम। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आपको दिया गया। अब सिंपल है भैया, पहले तो वर्क डन निकालना पड़ेगा P डेल्टा V करके, क्योंकि आइसोबारिक है तो डायरेक्ट P डेल्टा V से निकल जाता है। फिर उसके बाद आपको डेल्टा Q निकालना पड़ेगा, वो कहाँ से निकालेंगे M × LV से, है ना। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का जो फॉर्मूला था हीट लॉस का, उससे निकालेंगे डेल्टा Q। फिर डेल्टा Q = डेल्टा U + W का फॉर्मूला लगा के वर्क डन निकाल लेंगे। चलो करो ट्राई, आप करो, कोशिश करो। ये प्रॉब्लम हो गया क्या सॉल्यूशन? किसी के बाकी है सॉल्यूशन? वेरी गुड। चलिए पहले वर्क डन निकाल लो, बहुत आसान है, अप्रॉक्स भी नहीं तो चलेगा, कोई मसला नहीं। P डेल्टा V 1.01 × 10⁵, डेल्टा V कितना रहेगा 1671 × 10⁵ -1 × 10⁻6, सॉरी हाँ करो फिर 1671, ये रह जाएगा 1.01 × 1671 × 10⁻⁻1। ठीक है, अगर देखो नीड में रहता ना, तो नीट रहता तो मैं क्या करता, डायरेक्ट 1 लिख देता इसको, 1.01 167.1, हाँ 0 हो जाएगा, सॉरी हाँ, तो ये 167 हो जाएगा सिर्फ, है ना। बट इसने जो आंसर एक्यूरेट आंसर जो बताया है 16.9, नहीं रे 169 नहीं हो सकता, 167 है। अच्छा ठीक है, तो 169 जूल इसने एक्यूरेट बताया है इसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। आप चाहे तो अप्रॉक्सीमेट 167 भी ले सकते, इतना नॉट सो बिग इशू। ठीक है, अब अपना जो है सेकंड, अपने को डेल्टा यू निकालना है। डेल्टा यू निकालने के लिए क्या चाहिए अपने को, सबसे पहले डेल्टा क्यू, है ना भैया। ये अपने को डेल्टा क्यू कहाँ से मिलेगा फिर, अब क्योंकि वर्क डन अभी निकला, डेल्टा यू हमको चाहिए, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से तो डेल्टा क्यू नहीं निकाल सकते, म्यू सी पी डेल्टा टी से भी नहीं निकाल सकते, म्यू सी पी डेल्टा से भी नहीं निकाल सकते। उसके लिए क्यों क्या चाहिए नॉलेज, गैस कौन सी है, मोनोएटॉमिक है, डायटॉमिक है क्या, टेम्परेचर में चेंज कितना है, वो सब चीज़ें चाहिए हमको, है ना। तो यहाँ पर वो भी नहीं चलेगा, तो बोले अब क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया, वहीं मेरे दिमाग में घंटी बजी कि ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के फॉर्मूले से इसका इस्तेमाल करना है। तो भाई हमारे पास एक फॉर्मूला है डेल्टा क्यू = m × LV। तो डेल्टा क्यू = मास कितना दिया बेटा 1 ग्राम, तो यानी 10⁻³ किलोग्राम। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 2.26 × 10⁻6, जो कि कितना हो जाएगा बेटा 2.26 × 10⁻3, यानी कि 2260 जूल, 2260 जूल हो जाएगा। फिर अब मैं बोलूँगा डेल्टा यू कितना आएगा, डेल्टा यू = डेल्टा क्यू - W, यानी 2260 - 169। बताओ भाई कितना आएगा सब्ट्रैक्शन, टू 2091 जूल्स हो गया। फाइनली थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के न्यूमेरिकल भी खत्म।
देखा जाए तो 4 दिन का अपन 1-2 दिन में कंप्लीट किए। थर्मोडायनामिक प्रोसेस कल, वो इतना बड़ा पूरा एक साथ खप इधर आज सारे न्यूमेरिकल्स कवर कर डाले। अब कल है हीट इंजन।